हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आपको पता है हम होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे होम मैनेजमेंट में क्या देखेंगे? आज देखेंगे मनी मैनेजमेंट। ये तो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और काम भी हम इसी के लिए करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि होम मैनेजमेंट क्या होता है। धन व्यवस्थापन करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि धन कमाना पड़ता है, तभी उसका व्यवस्थापन किया जाता है। तो आपको धन कमाना पड़ेगा, तभी आप धन का व्यवस्थापन कर पाएँगे। तो ये रही हमारी बात धन की। चलिए हम देखते हैं कि ये धन व्यवस्थापन है क्या? ठीक, तो धन व्यवस्थापन का बेसिकली अर्थ यही है कि कम से कम धन खर्चा करके आप अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यही हो जाता है हमारा धन व्यवस्थापन। तो कम धन खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करना धन व्यवस्थापन कहलाता है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं ये धन व्यवस्थापन होता कैसे है। कहने का मतलब कि सबसे पहले हमें धन व्यवस्थापन करने के लिए क्या करना होगा? ये मैंने नोट्स बनाए थे जो कि यहाँ पे ऐसे उठा के चिपका दिए हैं। तो धन व्यवस्थापन करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। अब प्रयत्न कैसा हो सकता है? वो प्रयत्न हो सकता है मानसिक या शारीरिक, कोई भी हो सकता है। आप मानसिक कार्य करेंगे तब भी आपको धन की प्राप्ति होगी और जो है शारीरिक कार्य करेंगे तब भी आपको धन की प्राप्ति होगी। और अगला आ जाता है आपका आय का उपार्जन। तो आय का उपार्जन कैसा होता है? एक होता है उपार्जित आय और दूसरा होता है अनुपार्जित आय। उपार्जित आय क्या होता है? जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, तब आपको जो आय मिलती है वो हो जाती है आपकी उपार्जित आय। और अनुपार्जित आय क्या होती है? जो आपको बिना प्रयत्न किए मिल जाता है, वो हो जाता है आपका अनुपार्जित आय हो जाता है। अब हम देखते हैं ये आय के प्रकार कितने होते हैं। कि आय कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपकी इनकम कैसी हो सकती है। तो एक पहली हो जाती है मौद्रिक और दूसरी हो जाती है मानसिक, तीसरी हो जाती है वास्तविक। अब मौद्रिक आय क्या होती है? मौद्रिक आय तो हम सभी परिचित हैं कि जिसमें हमें मुद्रा मिलता है या पैसा मिलता है जो हम व्यय करके अपना अपना जीवन यापन करते हैं, वो हो जाता है हमारा क्या? मौद्रिक आय। जैसे आप एक मौद्रिक आय आपकी निश्चित होती है, कैसे? आप मान लीजिए मज़दूरी करते हैं या वेतन मिलता है आपको या कोई उपहार देता है या कोई आपको पेंशन मिल रही है, तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? मौद्रिक आय हो जाते हैं। तो मौद्रिक आय जो है वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित हो जाता है। ये वस्तुएँ और सेवाओं में परिवर्तित कैसे? आपने वस्तु खरीद लिया, आपको पैसा मिला लेकिन अब पैसे से थोड़ी ना खाएँगे आप। पैसे से आप कुछ खरीदेंगे, उसको खाएँगे या सामान ला के रख लेंगे, तो वो हो जाता है आपका मौद्रिक आय हो जाता है। अगला आ जाता है आपका वास्तविक आय या इसको हम बोल सकते हैं अमौद्रिक आय। तो वास्तविक आय क्या होता है? जैसे वास्तविक आय होता है जैसे जिसके लिए आप वास्तविक आय में आप क्या समझ सकते हैं? नहीं, पहले हम मानसिक देखते हैं। मानसिक आय क्या होता है? जैसे मानसिक आय के अंतर्गत बस व्यक्ति को जब संतोष मिलता है, व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसको जो संतोष मिलता है तो उसको कहते हैं मानसिक आय। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है वास्तविक आय। वास्तविक आय 2 प्रकार का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है, बाकी तो आप मौद्रिक आय और मानसिक आय तो बता ही लेंगे। लेकिन आपके लिए आ जाता है वास्तविक आय क्या है? तो और वास्तविक आय कितने प्रकार का होता है? वास्तविक आय 2 प्रकार का होता है। कैसे? कौन-कौन सा? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। अब प्रत्यक्ष आय क्या होता है? जैसे उन वस्तुओं या सेवाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जैसे जिसमें परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होता है। इसमें खर्च किए इसमें जो है बिना पैसा खर्च किए आपको सुविधा मिलता है। परिवार को इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो हो जाता है आपका कौन-सा? वो हो जाता है आपका प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय आपको कैसे-कैसे मिल सकता है? जैसे प्रत्यक्ष आय का साधन क्या हो सकता है? जैसे पुस्तकालय की सुविधा हो गई, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, सड़क हो गया या आपको जो फायर ब्रिगेड वगैरह की सुविधा मिलती है, तो ये सब क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है आपका प्रत्यक्ष आय, क्योंकि आपको इसमें पैसा नहीं देना होता है। अगला आ जाता है आपका अप्रत्यक्ष आय, तो इसमें पैसा खर्च करके सुविधा लेनी पड़ती है। जैसे इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति को जो भी वस्तु खरीदता है तो उसके बदले में उसको पैसा देना पड़ता है। जो भी वस्तु या पैसा या सेवा जो भी लेता है तो उसके बदले में उसको पैसा देना पड़ता है। तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका अप्रत्यक्ष आय हो जाता है। तो आय कितने प्रकार के होते हैं? आय 3 प्रकार के होते हैं। मौद्रिक आय
मानसिक आय, वास्तविक आय। मौद्रिक आय क्या होता है? जिसमें हमको पैसा मिलता है, वो हो जाता है हमारा, जिसमें हमें पैसा, मुद्रा ये सब मिलता है, वो क्या हो जाता है हमारा? वो हो जाता है हमारा मौद्रिक आय। और मानसिक आय क्या होता है? जब हमें किसी कार्य को करके संतुष्टि मिलती है, हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा मानसिक आय। वास्तविक क्या आय होता है? वास्तविक आय क्या होता है? वास्तविक आय 2 होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता है, वो हो जाता है हमारा प्रत्यक्ष आय। और जिसमें पैसा लगता है हमारा, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है अप्रत्यक्ष आय हो जाता है। फिर आय के स्रोत कौन-कौन से हो सकते हैं? ये हमें देखना है कि आय के स्रोत मतलब कि हमें आय कहाँ-कहाँ से आती है, हमारी इनकम क्या-क्या है, हमें इसका भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेतन। वेतन क्या होता है? वेतन वह होता है जो हमें मानसिक श्रम करने पे मिलता है, जो मानसिक श्रम करने पर जो पैसा मिलता है हमें, वो क्या हो जाता है हमारा? वो होता है वेतन। जैसे वेतन क्या होता है? वेतन एक मान के जो महीने के अंत में मिलता है, ये मासिक होता है मतलब महीने के अंत में मिलता है वेतन आपको। रोज़-रोज़ तो नहीं मिलता है वेतन। वेतन मिलता है सिर्फ़ आपको महीने में और वो मानसिक श्रम जो करते हैं आप उसको कहते हैं वेतन, ठीक? अगला हो जाता है मज़दूरी। मज़दूरी क्या होता है? शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम कैसे होता है? शारीरिक श्रम 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक कार्य के अनुसार और दूसरा होता है समय के अनुसार। मतलब आप कार्य के अनुसार कार्य किस हिसाब से कर रहे हैं मतलब जोखिम वाला कार्य ज़्यादा कर रहे हैं या आपका आसानी वाला कार्य है तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। जो आपको पैसा मिलता है उसे कहते हैं मज़दूरी और देसी भाषा में क्या कह देते हैं उसको कह देते हैं दिहाड़ी और होता है समय के अनुसार जैसे आप कितने घंटे काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। बोनस, बोनस क्या होता है? ये होता है वार्षिक लाभ मतलब साल के अंत में आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वही क्या हो जाता है? आपका बोनस हो जाता है। किराया, किराया आपको पता ही है जो हम मकान बनाए हैं उसमें जब लोग रहते हैं तो वो उसका हमें पैसा देते हैं तो वो हमें क्या हो जाता है? वो किराया हो जाता है। ब्याज क्या होता है? ब्याज हमें मिलता है बैंक से। जब हम अपना धन जमा कर देते हैं तो जो हमारा धन होता है उसके अतिरिक्त जो हमें लाभ प्राप्त होता है वही हो जाता है हमारा ब्याज। तो ब्याज हमें कहाँ से मिलता है? ब्याज हमें मिलता है जो अपनी पूँजी होती है उसी पे हमें मिलने वाला जो आय होता है वही ब्याज होता है, ये होता है हमारा ब्याज। और लॉटरी क्या होती है? ये लॉटरी अनिश्चित होती है मतलब ये जो लॉटरी होती है इसका कोई पता नहीं होता कितने की कभी-कभी देखा होगा आपने लाखों की लॉटरी लग जाती है, तो यही होता है ये अनिश्चित आय होता है। बाकी ये सब जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। कि आपको शारीरिक श्रम करने पे कितना मिलेगा मतलब वेतन कितना मिलेगा, मज़दूरी कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, किराया कितना मिलेगा, ब्याज कितना आएगा आपका। लेकिन ये जो लॉटरी लगी होती है ये आपकी निश्चित नहीं होती है। ये सरकारी भी होती है और गैर सरकारी संस्था द्वारा भी होती है। अगला है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? ये जो लेखक लोग पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं या पुस्तकें लिखते हैं, तो जो उनको मिलता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक? आगे क्या आ जाता है? आगे आ जाता है भत्ता। भत्ता क्या होता है? सरकार द्वारा कुछ मुद्दों पर अतिरिक्त धन दिया जाता है, जैसे महँगाई भत्ता, बेरोज़गारी भत्ता, तो ये सब क्या हो जाते हैं? ये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति क्या होती है? मेधावी या गरीब छात्रों को दिया जाता है, तो इससे भी ये भी हमारी आय का स्रोत होता है। अब क्या होता है? पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति मतलब जो हमें विरासत में मिलती है, जो हमें अपने पिता से या पिता को अपने पिता से मिली है, तो वही हमारी हो जाती है पैतृक संपत्ति। फिर अगला आ जाता है उपहार, उपहार से भी हमें मिलता है। उपहार किसे कैसे मिलता है? जैसे किसी का बर्थडे हो गया या मतलब किसी की शादी की सालगिरह हो गई या कुछ भी हो गया शादी वगैरह में, हर जगह पे ही तो आपको आप उपहार दिया जाता है। हम हॉस्पिटल में जाएँ, कुछ लेके जाएँ या ना जाएँ, लेकिन शादी में जाएँगे तो लिफ़ाफ़ा ज़रूर लेके जाएँगे, ये है, ये आपको मिलता ज़रूर है। लेकिन आपको ज़रूरत कब होती है? जब आप हॉस्पिटल में होते हैं, तब वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक? लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाएँगे तब नहीं लेके जाएँगे, लेकिन शादी में जाएँगे तो वहाँ दिखाने के लिए ज़रूर लेके लिफ़ाफ़ा जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा उपहार। पेंशन क्या होता है? पेंशन होता है सेवा काल समाप्त होने पर आजीवन मिलता है। पेंशन क्या है? वो सेवा काल समाप्त होने पर आजीवन मिलता रहता है। अगला है ग्रेच्युटी। ये क्या होता है? सेवा काल समाप्त होने पर एक बार में ज़्यादा पैसा मिलता है। जब सेवा काल आपका समाप्त होता है तो एक बार आपको बहुत पैसा मिलता है, तो वही क्या हो जाता है? ग्रेच्युटी हो जाता है।
लगान क्या होता है? लगान क्या होता है? लगान होता है भूस्वामी द्वारा जब अपनी ज़मीन आर्थिक कार्य हेतु दी जाती है, तो इस सेवा के बदले मिलने वाले आय को क्या कहते हैं? तो इस सेवा के बदले मिलने वाले आय को कहते हैं लगान कहते हैं। अब लाभ क्या होता है? अब हमें लाभ से भी पैसा मतलब एक साहसी व्यक्ति जो होता है वो जोखिम उठाने के बाद जो आय प्राप्त होता है उसे हम लाभ कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यवसाय में लाभ या हानि लगा रहता है, लेकिन जो जोखिम ले लेता है या अगर किसी ने जोखिम उठा लिया तो उसको जो लाभ होता है उससे, तो वो क्या हो जाता है आपका लाभ हो जाता है। आगे क्या है? ये था हमारा आय का स्रोत, मतलब हमें आय कहाँ-कहाँ से मिल सकता है? तो एक बार के लिए हम देख लेते हैं मोटे-मोटे तौर पर कहाँ से आय हमको मिल सकता है? तो वेतन से, मज़दूरी से, बोनस से, किराया, ब्याज, लॉटरी, रॉयल्टी। आपको ये याद रखना है, ज़रूर से ज़रूर कि रॉयल्टी क्या होती है? किसे दी जाती है? ये लेखकों को मिलती है। किसे मिलती है? लेखकों को मिलती है। फिर भत्ता आ जाता है, भत्ता और फिर छात्रवृत्ति, यहाँ से भी हमें आय मिलती है, ठीक? और पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलता है, हमें आय मिलती है। उपहार से भी आय मिलता है, जो उपहार से पैसा मिलता है तो वो भी तो आय हो गया। फिर पेंशन हो गया, आपको ये ग्रेच्युटी भी याद रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी तो आपने हर चीज़ के बारे में थोड़ा ना थोड़ा सुना ही होगा, लेकिन ये इसमें कुछ 2-4 चीज़ें अलग हैं जो आपको याद रखनी है। लगान हो गया, लाभ हो गया, ठीक? अब ये हो गया हमारे पास इनकम आ गई, ठीक? हमें पता चल गया कि हमें कहाँ-कहाँ से इनकम आ रहा है, ठीक? अब व्यय क्या होता है? तो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आय खर्च करना क्या कहलाता है? व्यय कहलाता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप जो भी धन खर्च करते हैं, वही क्या हो जाता है आपका? वही हो जाता है व्यय। अब व्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो व्यय कितने प्रकार के होते हैं? व्यय 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मतलब वैसे मेन तो 2 हैं। कैसे? निश्चित व्यय और अर्ध निश्चित व्यय। निश्चित व्यय क्या हो सकते हैं? इसमें फिर नहीं, ये हेर-फेर है। क्या है? हेर-फेर। हेर-फेर नहीं किया जा सकता है। मतलब जो चीज़ें फ़िक्स हैं, वो फ़िक्स हैं। आप इसमें अदला-बदली नहीं कर सकते हैं कि जैसे आपको मकान का किराया देना है, तो देना है, बिजली का बिल देना है, तो देना है, बच्चे के स्कूल के लिए खर्चा करना है, तो करना है। तो ये आपका हो जाता है निश्चित व्यय। लेकिन अर्ध निश्चित व्यय क्या होता है? इसमें हेर-फेर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको शादी करनी है किसी की, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले हैं, थोड़ी उसमें से कटौती कर सकते हैं। या आप जो है कहीं पे किसी का बर्थडे मनाने जा रहे हैं, वहाँ पे आप थोड़ा पैसा कम खर्चा कर सकते हैं। मतलब ऐसा जिसमें हम हे ऐसी आपकी व्यय जिसमें आप हेर-फेर कर सकते हैं, वो आपका हो जाता है अर्ध-निश्चित और जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, आपको उतना देना ही देना है, वो हो जाता है आपका निश्चित व्यय। अन्य व्यय हो जाता है अन्य व्यय हो जाता है, सामाजिक खर्च हो जाता है और जो है देशाटन मतलब आप कहीं घूमने-फिरने गए तो वहाँ पे जो खर्च होता है वो हो जाता है आपका। फिर विलासिता का हो जाता है कि मतलब आप कितना विलासितापूर्ण जीवन का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। एक होता है आवश्यकता, जो आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है जिसके बिना आपका कार्य नहीं चलता है, वो हो जाती है आपकी आवश्यकता। लेकिन विलासिता वो हो जाती है जिसके ना होने पर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है आपके लिए विलासिता हो जाता है। अब देखते हैं क्या है, अब व्यय की विधियाँ आ जाती हैं। अब हम कितने प्रकार से व्यय कर सकते हैं? हमने ये तो देख लिया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ-कहाँ से आ रहा है। हमने ये भी देख लिया कि हमें कितने प्रकार से व्यय करना है। अब हम देख लेते हैं व्यय की विधियाँ कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है आर्थिक योजना व्यय विधि। मतलब इसमें आप सोच-विचार कर व्यय की योजना बनाते हैं। आप पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें कहाँ-कहाँ कितना पैसा खर्चा करना है। तो ये हो जाता है आपका आर्थिक व्यय हो जाता है। मतलब आर्थिक योजना बनाकर जो आप व्यय करते हैं ये हो जाता है। समान वेतन व्यय विधि मतलब कुल आय क्या है? खर्च के बाद शेष आय को पति-पत्नी आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते हैं। मतलब समान वेतन व्यय मतलब दोनों पति-पत्नी कार्य करते हैं, फिर देखते हैं दोनों का कुल आय कितना आ रहा है। फिर खर्च करने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसको पति-पत्नी आपस में आधा-आधा बाँट लेते हैं, बराबर-बराबर बाँट लेते हैं। वो हो जाता है आपका समान व्यय विधि। अगला आ जाता है बराबर-बराबर व्यय विधि। इसमें पति-पत्नी दोनों नौकरी पेशे वाले होते हैं, दोनों का खर्च आधा-आधा होता है। मतलब दोनों लोग जो कमाते हैं अगर जैसे मान लेते हैं घर का खर्चा है 10,000 या मान लेते हैं घर का खर्चा है 50,000 तो पति का भी 25,000 खर्चा होगा और पत्नी का भी
10,000 खर्चा होगा, बाकी का जो भी उनका पैसा बचता है वो अपना-अपना रख लेते हैं। उचित मांग व्यय विधि, ये क्या होता है? जैसे आय निश्चित और अनियमित है, आय अनिश्चित, अनियमित है। मतलब आय की कोई सीमा ही नहीं है कि मतलब कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, ऐसे है। पति अपनी पत्नी को एक निश्चित मात्रा में निर्धारित आय परिवार खर्च के लिए दे देता है। ये अक्सर आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो भी है हमारे यहाँ यही चलता है, उचित मांग व्यय विधि। मतलब कि पति कार्य करता है और जो भी मतलब आय ज़्यादा है कि कम है उससे नहीं मतलब वो पत्नी को एक लिमिट में पैसे दे देता है कि लो तुम इतना पैसा तुम्हें इस महीने का खर्चा है, ये तुम्हें चलाना है, ठीक? आगे क्या आ जाता है? आगे आ जाता है हस्त मुक्त व्यय विधि। आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और वैसे कई गुना मतलब आय काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें गिनना ही नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है कि नहीं है। ये हस्त मुक्त होता है। मतलब बस आप हाथ में आया और आप इसे उड़ाते गए, उड़ाते पे गए। ये हो जाता है हस्त मुक्त व्यय विधि। आप में इसमें ना सोचना है, ना विचारना है, ना आपको योजना बनानी है, कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाता है आपका हस्त मुक्त व्यय विधि हो जाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको पाँचों याद रखना है। कौन-कौन से होती हैं व्यय की विधियाँ? योजना बनाकर, समान वेतन, बराबर-बराबर व्यय विधि, उचित मांग व्यय विधि और एक होता है हस्त मुक्त व्यय विधि। ठीक? अब हम देख लेते हैं व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। तो व्यय को प्रभावित करने वाले कारक परिवार का आकार सबसे पहले आ जाता है कि आपके परिवार का आकार कैसा है? कि परिवार में परिवार छोटा है, बड़ा है, परिवार में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं। फिर परिवार की आय, मतलब कि परिवार में कितने लोग कमा रहे हैं, आपके परिवार में पैसा कितना आ रहा है। अगर ज़्यादा लोग आ रहे होंगे तो ज़्यादा लोग कमा रहे होंगे तो ज़्यादा पैसा आ रहा होगा, फिर खर्च भी उसी हिसाब से होगा। लेकिन अगर परिवार बड़ा है, कमाने वाले कम हैं, तो पैसा तो ज़्यादा आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आएगा कि हर कोई ज़्यादा-ज़्यादा ले ले। पैसा एक लिमिट में आएगा। परिवार में बड़े ज़्यादा लोग हैं और लेकिन कमाने वाले कम लोग हैं, तो पैसा कितना भी वो अधिक कमा लें, लेकिन सबकी पूर्ति तो उतना नहीं कर पाएँगे ना कि हर कोई हस्तमुक्त विधि से व्यय करे अपना। परिवार का स्तर मतलब परिवार का स्तर कैसा है कि ज़्यादा अगर दिखावे वाले लोग रहते हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है, कम दिखावे वाले लोग रहते हैं तो कम पैसा लगता है। तो ये भी आपके व्यय को प्रभावित करता है कि आपके परिवार के लोग कैसा स्तर है उनका, दिखावे का है कि मैनेज करना जानते हैं। फिर रहने का स्थान, आप रहते कहाँ पे हैं? गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप किस जगह रहते हैं? ये भी आपके व्यय को प्रभावित करता है। गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता, अब घर में पैसा तो बहुत है लेकिन गृहिणी को मैनेजमेंट ही नहीं आता है हो मतलब कि वो मनी मैनेजमेंट ही नहीं जानती है कि पैसा कहाँ खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है। तो ये भी निर्भर करता है व्यय पर कि गृहिणी की योग्यता क्या है, उसकी कुशलता क्या है। धार्मिक व सांस्कृतिक व्यय, आप धार्मिक मुद्दों पर कितना व्यय करते हैं, अपनी संस्कृति पे कितना व्यय करते हैं। अगर आप इन सब का ज्ञान होना चाहिए ना कि आप कहाँ पे धार्मिक व्यय करेंगे, आप कहाँ पे सांस्कृतिक व्यय करेंगे, तो ये सब आपके व्यय को प्रभावित करते हैं। अगला है परिवार में बच्चों व बड़ों की संख्या। अब बच्चों और बड़ों की संख्या का मतलब है जैसे अगर मान लीजिए किसी घर में बच्चे हैं, तो बच्चों पर ज़्यादा खर्च होता है, ये तो आपको पता है। और अगर वृद्ध ज़्यादा हैं, तो वृद्धों पर भी क्योंकि जब वृद्ध हो जाता है आदमी तो कुछ न कुछ उसको लगा ही रहता है, बीमार रहता है या बच्चा है तो उसकी भी देखभाल में ज़्यादा पैसा लगता है। तो आपको ये व्यय आपका इस पे भी निर्भर करता है कि आपके परिवार में बच्चों और बड़ों की संख्या कितनी है। शिक्षा, शिक्षा आपकी किस स्तर की है? आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, विश्वविद्यालय जाने वाले हैं, विद्यालय जाने वाले, कैसे बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं, ये भी आपके व्यय को प्रभावित करता है। अगला आ जाता है अंधविश्वास, कहीं आप अंधविश्वासी तो नहीं हैं कि अंधविश्वास में आकर आप पैसे दिए जा रहे हैं, किसी बाबा वगैरह को पैसे-वैसे दिए जा रहे हैं, तो ये भी आपके व्यय को प्रभावित करता है। तो आपके व्यय को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? तो पहला आ जाता है परिवार का आकार, परिवार की आय, पारिवारिक स्तर, रहने का स्थान, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यय, परिवार में बच्चों व बड़ों की संख्या, शिक्षा, अंधविश्वास। तो ये था हमारा पूरा क्या हाँ, मनी मैनेजमेंट। हमने आज क्या देख लिया? हमने ये मनी मैनेजमेंट खत्म कर लिया है, ठीक? हमने देख लिया कि पैसे कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, इसको कैसे हम व्यय कर सकते हैं, इसको व्यय करने की विधियाँ क्या-क्या हैं और क्या देख लिया? और देख लिया कि व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। तो आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।